हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके तहत आज हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 9 लाए हैं और पार्ट 8 तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 8 तक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 8 तक हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 400 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 401 से डिस्कशन करेंगे और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं और इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए होते हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो की हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। बताइए दूध किसके द्वारा खट्टा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का सही जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के जुआ पे ही होते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर निश्चित तौर पे जानते होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है, तो वो कौन सी बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? तो वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध से दही जमता है। क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, बस क्वेश्चंस का लैंग्वेज अलग है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो दूध से दही जमना या दूध को खट्टा करना, दोनों तो बात सेम ही है। यानी कि कह दे कि दूध को खट्टा किया जाता है तो बैक्टीरिया के द्वारा, तो खट्टा क्या होता है? दही ही तो खट्टा होता है। तो दूध से दही जमता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कौन सी बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है या दही जमाया जाता है? तो वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो बस आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इसी प्रकार इजी वे में करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? बताइए एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है या किसके जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? बताइए, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी हैं। इस प्रश्न का भी सही जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो देखिए एलिसा परीक्षण एड्स के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एड्स। एड्स के जांच को क्या कहा जाता है? एलिसा परीक्षण कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमने चर्चा किए हैं एड्स के विषय में, तो अब हम एड्स के विषय में थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एड्स, तो बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एड्स तो बीमारी की नाम है। अब एड्स होता क्यों है, किसके कारण होता है, इसका कारक क्या होता है? तो एड्स का कारक होता है वायरस, अर्थात एड्स जो है वो वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, विषाणु जनित बीमारी है। अब ये एड्स जो है विषाणु से बीमारी होता है, तो कौन सी विषाणु होता है जिसके कारण एड्स रोग होता है?
तो वो विषाणु होता है HIV विषाणु, ठीक है। HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। अब HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है, तो इस HIV का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो देखिए, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, हम एक बार और रिपीट करते हैं। तो देखिए, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब ये HIV वायरस जो है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, या फिर ये इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका डायग्नोस्टिक प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, ये वायरस जो होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसमें एक T सेल पाया जाता है। ये T सेल्स को ही नष्ट कर देता है, और ये T सेल्स जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट होता है। और जब T सेल को ये वायरस नष्ट कर देता है तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो है कोई बीमारी अटैक करता है, कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है, और हम उससे ग्रसित हो जाते हैं, और उससे हम स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम HIV वायरस के कारण कमज़ोर पड़ चुकी है, और जिसके कारण अंततः पेशेंट की मृत्यु हो जाती है अगर छोटा छोटा कोई भी बीमारी हो जाता है तो। क्योंकि छोटे छोटे बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर की प्रतिजैविक क्षमता होता है वो नष्ट हो चुकी होती है HIV के कारण। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि एड्स बीमारी जो है कितना खतरनाक है। और एड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, बताइए। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, पैरासीटामोल एक प्रकार की ड्रग्स है, ठीक है। और इस पैरासीटामोल्स का उपयोग किया जाता है शरीर के दर्द निवारक के रूप में। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर के दर्द निवारक के रूप में। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोगों को शरीर में थोड़ा सा भी दर्द हो जाता होगा या बुखार लग जाता होगा तो डॉक्टर साहब को कहते होंगे, डॉक्टर साहब हमको दवा दीजिए। तो ठीक है, तो देखिएगा कि डॉक्टर साहब एक पैरासीटामोल की गोली ज़रूर से ज़रूर देंगे, और वही जो है बुखार की गोली होती है या शरीर के दर्द की गोली होती है पैरासीटामोल। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग टैबलेट पे ध्यान से देखिएगा, उस पर पैरासीटामोल लिखा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, बताइए। इन सारी दवा में से कौन सी दवा है जो एंटीबायोटिक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षण बायोप्सी को स्पष्ट करता है, बताइए। ये सारे परीक्षण है और इन परीक्षण में से कौन है जो जिस्ती परीक्षण अर्थात बायोप्सी को स्पष्ट करता है। तो देखिए, एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक है बायोप्सी, जिसमें कोशिका तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया क्या, ऑप्शन डी हो गया। समझ गए होंगे कि बायोप्सी क्या होता है। तो बायोप्सी एक प्रकार के डॉक्टरी परीक्षण का तकनीक होता है जिसमें एक कोशिका और तंतु की सहायता ली जाती है बायोप्सी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किण्वन है, बताइए किण्वन क्या है, बताइए किण्वन क्या है। तो किण्वन एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होता है, ठीक है। किण्वन क्या होता है, किण्वन एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, पनीर, जिसको इंग्लिश में चीज़ भी कहा जाता है। अब पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पनीर बनाने में रेनिन नाम के एक किण्वक होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों
आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? बताइए। नदी, तालाब आदि जो जलीय क्षेत्र होता है उसमें जो हरे पौधे पाया जाता है जल में, जल के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? या फिर बरसात के दिनों में भी देखे होंगे कि ज़मीन पे हरे हरे उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको शैवाल कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। शैवाल होते हैं वो जो ज़मीन पे उगाते हैं हरे हरे, जिससे ज़मीन फिसलनदार हो जाते हैं। या फिर पानी में भी देखे होंगे कि पानी हरा कलर का हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें शैवाल उगाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? शैवाल कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? बताइए, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए, एपीकल्चर किसको कहा जाता है? तो मधुमक्खी का जो पालन होता है, ठीक है, मधुमक्खी का जो पालन होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें एक मछली है, तो मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो मछली पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। अब एक है रेशम का कीड़ा। ठीक है, इस रेशम के कीड़ा का जो पालन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़ा के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित से संबंधित है। बताइए, कीट किस फाइलम से अर्थात किस संघ से संबंधित है? बताइए। तो देखिए, कीट जो है वो ऑर्थोपोडा संघ, जिसको इंग्लिश में फाइलम कहा जाता है। ठीक है, कीट जो है ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस धरती पे अर्थात इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें से 70% जीव जो है वो ऑर्थोपोडा फाइलम के तहत ही आते हैं, मात्र 30% जीव ही अदर फाइलम के तहत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? बताइए, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। आप लोग सही जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग भी हमारे साथ सही उत्तर दीजिए, ताकि आप लोगों को भी सेल्फ टेस्ट हो पाए और आप लोग अपनी आकलन भी कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो आप लोग बेहिचक हमारे साथ क्वेश्चंस का सही जवाब देते रहिए, अपने मन में ही अपनी नोटबुक में भी ऐड करते रहिए कि क्वेश्चन नंबर इतना का इतना सही जवाब, ये सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर इतना का ये सही जवाब है। ठीक है, तो देखिए, प्रायः किसान का अच्छा मित्र केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है केचुआ को प्रायः किसान का अच्छा मित्र? तो क्योंकि इसका जो वेस्ट मैटर होता है, ठीक है, इसका जो वेस्ट होता है उसमें ये वेस्ट जो छोड़ता है उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होता है, और यूरिया फसल के लिए उपयोगी होता है। तो जिस खेत में केचुआ होता है वहाँ पे जो ये मल मूत्र का त्याग करता है तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है और उसमें उस खेत में फसल की अच्छी उपज होती है। अतः केचुआ को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि केचुआ को किसान का अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो देखिए, पेट के जीवाणुओं को नाश करने वाला अम्ल है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। तो सही तो उत्तर हो गया उसका ऑप्शन बी। अब HCl जो है हमारे आंत में ऑटो सेक्रेट होता है, अर्थात स्वतः ही उसमें सेक्रेट होता है और हमारे भोज्य पदार्थ को पचाने में सहायक होता है, और जो भोजन के साथ हमारे पेट के अंदर जीवाणु बैक्टीरिया चला जाता है उसको भी ये अम्ल जो है मारने का काम करता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? बताइए,
समुद्री ककड़ी जो होता है वो किसको इंगित करता है? तो देखिए, समुद्री ककड़ी जो होता है वो एक प्रकार के समुद्री अकशेरुकी को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो समुद्री अकशेरुकी जो होता है उसको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। अब देखिए, इनवर्टिब्रेट होता है, एक वर्टिब्रेट होता है। तो ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या होता है? तो इनवर्टिब्रेट उस जीव को कहते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट उस जीव को कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट कहते हैं। अब एक है दूसरा जीव वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट किसको कहा जाता है? तो वर्टिब्रेट उसे कहा जाता है जिस जीव के अंदर रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। जैसे हम मानव जो हैं, मनुष्य हैं, उसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, तो हम सब क्या हो गए? वर्टिब्रेट हो गए। और जिस जीव के अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है उसको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? बताइए, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो देखिए, चींटी के पैर होते हैं 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को तो आप लोग डेली लाइफ में ही यूज कर सकते हैं। चींटी को एक पकड़ लीजिएगा और उसको काउंट करके देख लीजिएगा कि उसके अंदर कितने पैर हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चींटी को 6 पैर होते हैं। और ये देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। देखिए, चींटी से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चींटी को आप लोग पकड़ के उसको पैर को काउंट कर लीजिएगा कि उसमें कितने पैर होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चींटी में 6 पैर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। बताइए, अब ये वायरस जो होता है वो पौधे के किस भाग को, किस ऑर्गेन को छोड़कर सारे भाग को संक्रमित कर देता है वायरस? तो देखिए, पौधे जो है, पौधे की फ्लोएम भी पार्ट है, ऑर्गेन है, मज्जा भी पार्ट है, कॉर्टेक्स भी पार्ट है। इन सारे को वायरस संक्रमित कर देता है, लेकिन तानाग्र जो होता है उसको वायरस संक्रमित नहीं कर पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहते हैं। बताइए, जीवाणु में जो रोम जैसी संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बताइए, ये देखिए जीवाणु है, इसमें जो रोम जैसी संरचना पाई जाती है इसको क्या कहते हैं? तो जीवाणु में जो रोम जैसी संरचना पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी जीवाणु में जो फ्लैजिला होता है वो जीवाणु को हेल्प भी करता है विभिन्न मूवमेंट में। तो कैसे? देखिए, ये फ्लैजिला के माध्यम से भी भोजन का ग्रहण करता है जीवाणु, और इन फ्लैजिला के माध्यम से ही जीवाणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित भी हो पाते हैं, अर्थात मूवमेंट भी उसमें फ्लैजिला के माध्यम से ही होता है बैक्टीरिया में। तो कुल मिला के आप लोग समझ पाए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है, फ्लैजिला। जीवाणु में जो रोम जैसी संरचना पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। बताइए, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु जो होता है वो किस पौधे में पाया जाता है? बताइए, परजीवी पौधे में, अधिपादपीय पौधे में, या जलीय पौधे में? तो नाइट्रोजन का जो फिक्सीकरण करता है वो जीवाणु सामान्यतः दलहनी पौधा में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? दलहनी पौधा में पाया जाता है, जिसको लिग्मिनस पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दलहनी पौधा क्या कहा जाता है? लिग्मिनस पौधा कहा जाता है। तो लिग्मिनस पौधा में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? बताइए, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो देखिए, MMR का टीका वाइजोल बीमारी में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। बताइए, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज नामक वायरस से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज नामक
वायरस से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब ये रेबीज वायरस होता कहाँ है, पाया क्यों जाता है, कहाँ जाता है? तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसमें रेबीज वायरस प्रवेश कर जाता है और जिसके कारण उसमें हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। अर्थात हाइड्रोफोबिया बीमारी कुत्ते को काटने से होता है। एक पागल कुत्ते को काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है। अब इस हाइड्रोफोबिया बीमारी का लक्षण क्या है, ठीक है? तो देखिए, जिस व्यक्ति में हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है वो तो सबसे पहले जल से अर्थात पानी से, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, तो वो हाइड्रो अर्थात पानी से वो भयभीत होता है और कभी कभी वो कुत्ते के जैसे भौंकने भी लगता है, जिस व्यक्ति में हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि हाइड्रोफोबिया बीमारी किस कारण से होती है। तो रेबीज के कारण होता है। रेबीज वायरस कुत्ते के लार में पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को जल से भयभीत होता है और वो कभी कभी कुत्ते के भांति भौंकता भी है। तो इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हम जो भी समझाए वो आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए, इसी तरह हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। हम इसी तरह से सारे क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? अब देखिए, बस पिछला क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन तो और लीजिए। अब एंटी रेबीज, तो एंटी रेबीज का टीका किसको देंगे? तो जिसको रेबीज होगा उसी को तो एंटी देंगे ना। अर्थात रेबीज कब होता है? जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उसमें रेबीज वायरस का प्रवेश कर जाता है। तो जब जिसको व्यक्ति को कुत्ता काट लेगा तो उसको रेबीज हो गया, तो उसको एंटी रेबीज देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखिए, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उस बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया कहा जाता है, जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जम पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हीमोफीलिया बीमारी जो है एक प्रकार के जेनेटिक बीमारी होता है। ठीक है, अर्थात ये बाहरी बीमारी नहीं है, कृत्रिम बीमारी नहीं, ये जेनेटिक बीमारी है। जिसके माता पिता में ये बीमारी होता है उसके संतान में ही ये बीमारी हो पाता है। और ये हीमोफीलिया बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी, हीमोफीलिया बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हीमोफीलिया बीमारी सबसे पहले हुआ था, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि रॉयल डिजीज़ किस बीमारी को कहा जाता है? तो रॉयल डिजीज़ हीमोफीलिया बीमारी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रॉयल डिजीज़ किसे कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रहेगा तो आप जवाब दे सकते हैं कि हीमोफीलिया बीमारी को रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? बताइए। मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो देखिए, टाइफाइड से प्रभावित होने वाले अंग हैं आंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। बताइए, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो एपिडर्मिक रोग जो है वो त्वचा से संबंधित है। ठीक है, एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, टिटनस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। अर्थात टिटनस बीमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, टिटनस बीमारी को एक दूसरा नाम है लॉकजॉ, अर्थात टिटनस बीमारी को लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेगेटिज्म एक बीमारी है। बताइए, एस्टिमेगेटिज्म एक बीमारी है, वो किस अंग का बीमारी है? बताइए। तो ये बीमारी है आँख की। ठीक है,
ये बीमारी किसकी है? आँख की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। बताइए मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए मलेरिया रोग जो है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है या ग्रस्त होता है? बताइए डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है या ग्रस्त होता है? तो देखिए डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। बताइए ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? तो देखिए ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो है ये दोनों आँख की बीमारी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? बताइए मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, टिबिया अस्थि डैश में पाई जाती है। बताइए टिबिया अस्थि किस में पाई जाती है? तो देखिए ये टिबिया अस्थि जो है ये जंघा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बताइए बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बीसीजी के टीके ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के विरोध में दिया जाता है, जिसको क्षय रोग कहा जाता है, जिसको टीबी भी आमतौर पे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमारे शरीर में कौन से बीमारी होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में आँख की बीमारी होता है, जिसको रतौंधी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन, जिसको डायलिसिस भी कहा जाता है, डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है या कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? ठीक है, तो डायलिसिस में प्रासरण किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रासरण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? बताइए निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है? देखिए एक है हाइपरमेट्रोपिया, एक है मायोपिया। तो इन दोनों को तो ठीक किया जा सकता है, ये निकट दृष्टि दोष है और ये दूर दृष्टि दोष है, जबकि एक ये वर्ण अंधता है। ठीक है, ये वर्ण अंधता को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस वर्ण अंधता को क्यों नहीं ठीक किया जा सकता है? तो क्योंकि ये वंशागत बीमारी होता है, जेनेटिक डिजीज होता है, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? बताइए किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? देखिए कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है?
अभी जस्ट हम बताए थे कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। तो अर्थात मायोपिया का तात्पर्य क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। बताइए, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष होता है उसको और क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है? तो इसका भी डिस्कशन पिछले वीडियो में किए हैं, अर्थात पिछले क्वेश्चन में किए हैं कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है? हमारे शरीर में किसकी अधिकता अर्थात किसकी मात्रा जब अधिक हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है? बताइए। तो जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है तो अचानक हृदयाघात हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? बताइए, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो देखिए, निमोनिया भी जीवाणु के कारण होता है, अर्थात बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग हो जाता है? तो व्यक्ति को घेघा नामक रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गैसोहोल पर्यावरण का मित्र ईंधन है, क्यों? जो डैश के मिश्रण से बनता है। बताइए, गैसोहोल पर्यावरण का मित्र ईंधन है जो किसके किसके मिश्रण से बना होता है? तो जैसे ही गैसोहोल जो है ये पर्यावरण का मित्र ईंधन है, तो क्यों? तो क्योंकि इसके इस ईंधन को जलने से प्रदूषण कम पैदा होता होगा, धुआं कम पैदा होता होगा, तभी तो ये पर्यावरण का मित्र है। और धुआं का में परिवर्तन कब होगा? जब कोई ईंधन का पूर्णतः जलन नहीं होता है, पूर्णतः वो नहीं जल पाता है तो धुआं का निर्माण होता है। जब पूरा जल जाएगा तो धुआं का निर्माण ही नहीं होगा, तो जो ईंधन पूरा जलता है उसका उसमें मान भी उच्च होता है। तो देखिए वो कौन सा होगा? तो वो कौन होगा? वो एक तो पेट्रोल होगा और दूसरा एथेनॉल होगा। ये दोनों जो है पूर्णतः दहनशील होता है, इसका पूर्णतः दहन हो जाता है, इसके दहन से कोई धुआं का निर्माण नहीं होता है, कोई प्रदूषण का निर्माण नहीं होता है, अतः ये पर्यावरण का मित्र ईंधन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। बताइए, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है, विषाणुओं के कारण होता है, कीटों के कारण होता है या कवकों के कारण होता है? बताइए। तो देखिए, मवेशियों में जो अर्गोटिज्म रोग होता है वो कवकों के कारण होता है, जिसको फंगाई भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए, किसके मधुमेह रोग में किस चीज़ का सुई दिया जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है? और आप लोग जानते होंगे जिसको डायबिटीज होता है उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है। किसका दिया जाता है? इंसुलिन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की सुई दिया जाता है किसको? मधुमेह पेशेंट को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजियोल किसकी कमी से होता है? बताइए। एक तत्व है जिसके डिफिशियंसी के कारण क्वार्टजियोल होता है, वो कौन सा तत्व है? तो देखिए, जिस बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाता है, ठीक है, जिस बच्चे में
प्रोटीन की कमी हो जाता है उसको क्वार्सिक्योर नामक बीमारी हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखिए, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग हैं, बताइए एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण दम्मा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है, बताइए विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना के जांच के लिए किया जाता है। तो देखिए विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है। ठीक है, विडाल टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है, तो टाइफाइड में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग ठीक नहीं किया जा सकता है। देखिए ये रोग लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये रोग लिखा हुआ है। तो कौन सा रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष को तो ठीक किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष को भी ठीक किया जा सकता है और परे से बायोपिया को भी ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ठीक नहीं किसको किया जा सकता है, तो ठीक नहीं किया जा सकता है कलर ब्लाइंडनेस को। ठीक है, किसको नहीं ठीक किया जा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कलर ब्लाइंडनेस को क्यों नहीं ठीक किया जा सकता है, तो क्योंकि यह एक प्रकार के जेनेटिक डिजीज होता है, अतः इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है, बताइए ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिए कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है फफूंदी द्वारा घटित रोग है, बताइए फफूंदी द्वारा घटित रोग इनमें से कौन सा है। तो जो फफूंदी के द्वारा रोग होता है वह रोग होता है दाद खुजली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 450। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग आसानी से कर पाएँ और आप लोग अपने आप को आंकलित भी कर पाए कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हैं। तो आज हमने पार्ट 9 का डिस्कशन किए हैं, अगला हम पार्ट 10 लाएंगे। यदि आप लोग पार्ट 10 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें पार्ट 10 तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसको देख पाएँ। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।